हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। जैसे कि हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, उसी लाइन में आपने देखा है हम ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुके हैं जहां पे हमने अपना लक्ष्मीकांत 6th एडिशन का चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है, दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये आपके लिए एक तरीके से एज अ समरी काम करेगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें की गई हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर लक्ष्मीकांत के, दैट इज चैप्टर नंबर 4। ये आ जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन खोलते ही जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आता है हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। जो प्रियम्बल होता है वो बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन होता है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक बातें क्या क्या लिखी गई हैं। और आपको ये जो है ना प्रियम्बल की जो इसमें बातें बोली गई हैं, आपको इसे वर्ड टू वर्ड रिमेंबर करना होगा, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये कीवर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेक्युलर कीवर्ड हमारे प्रियम्बल में दिया गया है, हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में दिया गया है, ये पूछेंगे वो आपसे। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्युलर कीवर्ड ऑल्दो अब हमारे प्रियम्बल में तो है, बट वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारे प्रियम्बल में डाला गया है। तो इस तरीके से यूपीएससी वाले जो आपको फंसाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो है अब हम पूरे अपने इस चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बेसिकली आपको कीवर्ड्स याद रखने होंगे और आपको उन कीवर्ड्स का मतलब समझना होगा, जो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए, प्रियम्बल इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है आउटलाइनिंग द फंडामेंटल वैल्यूज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बता दिया। It acts as a brief overview of the Constitution's objective and reflects a philosophy. और ये नॉन एनफोर्सेबल है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डीपीएसपी आ जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो जाती है, नॉन एनफोर्सेबल है। देखिए, नॉन एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जिसको ना पता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ने इसको वायलेट किया तो आप इसके वायलेशन के लिए ना सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके कहीं पे भी आप किसी भी कोर्ट ऑफ इंडिया में आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते कि देखो हमारी कोई राइट वायलेट हुई है। बट जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो हमारे पार्ट 3 में दिए गए हैं, वो जो है वो इन्फोर्सेबल है। अगर किसी ने आपका कोई भी राइट वायलेट किया है तो आप सीधे जाके कोर्ट में आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं और इसे उस इंसान के अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो ये फर्क होता है इन्फोर्सेबल और नॉन इन्फोर्सेबल में। तो जो प्रियम्बल में बातें की गई है ना, वो नॉन इन्फोर्सेबल बातें, वो एक तरीके से गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं कि देखिए हमें इस तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उस तरीके से अपने आप को नहीं मेंटेन किया तो आपके ऊपर कोई एक्शन हो जाएगा। मीनिंग इट डज नॉट ग्रांट एनी राइट और ऑब्लिगेशन, बट इट हैज़ सबलाइमल इफेक्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये मतलब बस ऐसा करो आप, ज़रूरी नहीं है कि नहीं किया तो कोई सज़ा मिलेगी आपको। अब प्रियम्बल में जो है मेन 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। हम अगले स्लाइड में अपना पूरा प्रियम्बल रीड करेंगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ मेन 4 यहाँ पे क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले प्रियम्बल बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। अथॉरिटी, बेसिकली अथॉरिटी किसको दी गई है। द प्रियम्बल स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है, यानी कि हम सभी लोग, मैं आप लोग जो हम वीडियो देख रहे हैं, हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये हम लोग हैं जिनको मेन अथॉरिटी दी गई है, जिनके लिए प्रियम्बल बनाया गया है। फिर आ जाते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताई गई है प्रियम्बल में, कि इन्होंने बोला कि हमारा इंडियन स्टेट जो है वो सोवरीन होना चाहिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अभी 5 कीवर्ड्स जो है मैं आगे की स्लाइड्स में आपको डिटेल में आज बताऊंगी कि इन 5 कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ। फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एज इट्स ऑब्जेक्टिव्स। हम ये 4 कीवर्ड्स, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, हम इन 4 कीवर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज November 26, 1949 जो है डेट ऑफ एडॉप्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली अडॉप्ट किया था। और January 26 जो है 1950, यहाँ पे हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है।
और 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को हमने फॉर्मली फर्स्ट टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ फीचर्स को अडॉप्ट कर लिया था। यहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स को अडॉप्ट किया गया था, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जनवरी 26, 1950 को अडॉप्ट किया गया था। अब हमारे प्रियम्बल में क्या चीज़ लिखी गई, एक बार हम पूरा प्रियम्बल पढ़ लेते हैं ताकि आपको वर्ड टू वर्ड पता हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। ये देखिए यहाँ से अथॉरिटी पता चल रही है कि अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इनटू सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो मैंने आपको पीछे 5 कीवर्ड्स बताए थे, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। जस्टिस कौन सी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी कौन सी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देखिए जो लिबर्टी के साथ भी यहाँ पे 5 कीवर्ड्स दिए गए ना, आपको पाँचों के पाँचों बाय हार्ट यहाँ पे याद करने होंगे। यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता है कि हमें लिबर्टी किन चीज़ों की मिली है, और वहाँ पे ऐसे ऑप्शन में डाल देगा लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ रिलीजन, ये कीवर्ड दिया गया है। देखिए लिबर्टी ऑफ रिलीजन जो है ना, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, तो आपको इस बात का जो है पता होना चाहिए यहाँ पे कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एक्सप्लिसिटली लिबर्टी ऑफ रिलीजन नहीं दी है। यहाँ पे जो कीवर्ड्स लिखे गए, देखिए ऑल्दो इनका मतलब होगा रिलीजन से भी, बट आप कीवर्ड्स पे फोकस करिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे 2 कीवर्ड्स क्या हुआ, इक्वालिटी किस किस चीज़ की चाहिए हमें, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। एंड टू प्रमोट अमंगस्ट ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। देखिए फ्रेटर्निटी में यहाँ पे 2 कीवर्ड्स आ जाएंगे, आपको सारे कीवर्ड्स को याद रखना होगा। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होगा कि हर किसी इंसान की डिग्निटी इंश्योर की जाए, और क्या चीज़ इंश्योर किया जाए उसका, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी का मतलब ये हुआ। आप प्लीज़ इन कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिए, इसको अलग से अपना नोट कर लीजिए, और मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। जो इंटेग्रिटी कीवर्ड है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में जो प्रेजेंटली 2 कीवर्ड्स हैं, दैट इज सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये दोनों ही कीवर्ड्स ओरिजिनल हमारे प्रियम्बल में नहीं डाले गए थे। ये दोनों ही कीवर्ड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारे प्रियम्बल में डाले गए। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रियम्बल में क्या क्या बातें करी गई हैं। अब हम इन सभी कीवर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे अपनी आगे की स्लाइड्स में। देखिए सबसे पहले वर्ड आता है सोवरीन। सोवरीन का मतलब क्या होता है कि हम जो है इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सकते हैं, हम किसी एक्सटर्नल पावर के कंट्रोल में नहीं हैं। अब देखिए ये कीवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता है इंडिपेंडेंस से पहले हम सोवरीन नेशन नहीं थे, हम ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे। जो ब्रिटिशर्स बोलते थे हम उनके एक्सटर्नल कंट्रोल में थे। अभी देखिए जैसे आज की डेट में हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट हैं, जैसे कि यूएनएचसी, यूएन आ जाता है, यूएनएचसीआर आ जाता है। हम इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट तो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस आके हमें कंट्रोल कर सकती हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम इनकी बोली हुई बातों को फॉलो करें या ना करें। हम चाहे तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ भी सकते हैं अगर हमें इनका मैंडेट समझ में नहीं आता है। जैसे कि आपको पता है आरपीईसी आया था, एशियन कंट्रीज़ ने जिसको अडॉप्ट किया था। अब इसका मतलब ये नहीं है अब इंडिया को इसका मैंडेट समझ में नहीं आया, जो ये यहाँ पे बातें हो रही थी, तो हमने आरपीईसी को छोड़ दिया था। तो इसी तरीके से हमारे ऊपर कोई बाहर की पावर कंट्रोल नहीं कर सकती। हम यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल रिलेशंस मेंटेन करते हैं, जैसे यूएस के साथ, रशिया के साथ। अब देखिए जैसे यूएस है, यूएस ने हमारे ऊपर काटसा लगाया था जब हमने रशिया के साथ अपनी डिफेंस डील्स की। तो ऑल्दो हम यूएस के प्रेशर में आके हमने रशिया के साथ बाद में अपनी डील्स कैंसिल कर दी, बट ये हमारे लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है। हम चाहे तो यहाँ पे रशिया को सपोर्ट कर सकते हैं, वो हमने अपने कुछ डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से यहाँ पे यूएस को सपोर्ट किया कि ठीक है यूएस ज़्यादा पावरफुल है, हम उनकी साइड पे गए, बट हमारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चला सकता। हमें कोई नहीं बता सकता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमें हमारे स्टेट्स को कैसे रखना है, हमें हमारे यहाँ कौन से लॉज बनाने हैं। हम हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं, ये मतलब होता है सोवरीन वर्ड का। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं सोशलिस्ट। अब देखिए जो सोशलिस्ट वर्ड है ना, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला गया था, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया। अब देखिए सोशलिस्ट वर्ड हमें इनकी फिलॉसफी से ही पता चलता है। यहाँ पे बेसिकली किस बात की जाती है कि स्टेट ओनरशिप होनी चाहिए चीज़ों की।
अब यहाँ पे स्टेट ओनरशिप की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारा आइडिया जो है वो वेलफेयर स्टेट का है, आर्टिकल 38 में जो बात करी गई है। अब वेलफेयर स्टेट कैसे मेंटेन होगा, अब देखिए अगर हर चीज़ हम प्राइवेट हाथों में दे दें तो उससे क्या होगा कि प्राइवेट जब ओनर्स आएंगे वो हर चीज़ की प्राइसेस अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो हो सकता है जो पिछड़े हुए सेक्शंस है सोसाइटी के, जो पॉवर्टी में सेक्शंस हैं, वो लोग नई चीज़ों को खरीद पाए, उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं रहे। इसलिए हमारे यहाँ क्या किया गया है, हम लोगों ने सोशलिस्ट वर्ड तो है बट जो हमने मॉडल अडॉप्ट किया है वो हमने किया है मिक्स्ड मॉडल, जहाँ पे कुछ चीज़ों में प्राइवेट ओनरशिप होती है और कुछ चीज़ों में बस गवर्नमेंट ओनरशिप होती है। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ रेलवेज़ है, रेलवेज़ को जो है गवर्नमेंट चलाती है हमारे यहाँ। क्यों? ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है हर एक सेक्शन के लिए एक्सेसिबल कराया जा सके, हर एक सेक्शन जो है ईजिली अपना ट्रैवल कर सके। ये ना हो कि कोई गरीब है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता। बट उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि फ़्लाइट्स हो जाती हैं, जो एरोप्लेन की फ़्लाइट्स होती हैं वो जो है मोस्टली प्राइवेट हाथों में है। गवर्नमेंट के पास पहले एयर इंडिया थी, अब एयर इंडिया भी उन्होंने टाटास को दे दी। अब देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें उसके साथ साथ हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करना है कि इंडस्ट्रीज़ आगे आएँ। अगर हम हर चीज़ स्टेट के हाथ में दे देंगे तो इससे नुकसान भी होगा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट अगर हर चीज़ के ऊपर सब्सिडी दे रही है तो। और इससे जो है हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कम होगा। तो हमें दोनों चीज़ों को मेंटेन रखना है, इसलिए हम सोशलिज्म को भी फॉलो करते हैं और कैपिटलिज्म को भी फॉलो करते हैं, और हमारी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी मानी जाती है। अब अगला वर्ड आ जाता है सेक्युलर। देखिए सेक्युलर मैंने आपको अपने लास्ट चैप्टर में बताया था कि इंडिया में सेक्युलर का मतलब क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इंडिया डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन एंड इंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन। देखिए पहली बात तो हमारा स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। अगर किसी को ये लगता हो कि हमारे देश में 78% पॉपुलेशन हिंदुज़म की है तो हिंदुज़म स्टेट रिलीजन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कंट्री में सभी रिलीजन्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है और सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सेक्युलर वर्ड जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये वर्ड भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला है। और इसके साथ साथ बट हमने ये भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इम्प्लिसिटली काफ़ी सारे आर्टिकल्स के थ्रू जो है हमने अपने अपने आप को एक सेक्युलर स्टेट माना था। हमने एक्सप्लिसिटली वर्ड यूज़ नहीं किया था सेक्युलर। जैसे कि आर्टिकल आ जाता है 25 से 28 तक, आर्टिकल 29 से 30 तक, आर्टिकल नंबर 44 आ जाता है। ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जिनके थ्रू हम इम्प्लिसिटली खुद को सेक्युलर स्टेट मान रहे थे। तो हमारा स्टेट जो है ना, बट एक फीचर और बता देती हूँ मैं आपको हमारे सेक्युलर फीचर स्टेट का, वो ये है कि हमारा स्टेट जो है किसी भी रिलीजन में भेदभाव नहीं करता। बट ये नहीं है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स और रिलीजन का कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। पॉलिटिक्स रिलीजन में आ सकती है, जैसे कि आप ये मानिए कि जैसे अमरनाथ यात्रा है, उसके लिए जो है स्टेट हेल्प करती है ताकि वो पूरी यात्रा जो है ईजिली हो सके। या अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है तो उसके लिए पूरी स्टेट मशीनरी लगी हुई है। ऐसा नहीं किसी भी रिलीजियस अफेयर में स्टेट इन्वॉल्व नहीं होगी, स्टेट हेल्प करेगी, बट स्टेट सभी रिलीजन्स को हेल्प करेगी। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट जो है बस महाकुंभ में हेल्प करेगी। स्टेट जो है जब क्रिसमस सेलिब्रेट होता है तो स्टेट ये भी इंश्योर करती है कि पूरा फेस्टिवल जो है पीसफुली कंडक्ट कराया जा सके, यहाँ पे कोई भगदड़ ना मचे, सब जगह यूनिटी बनी रहे लोगों के बीच में। या अगर यहाँ पे मुहर्रम सेलिब्रेट हो रहा है या कोई कुछ भी हो रहा है तो स्टेट जो है हमारे यहाँ हर रिलीजन के लिए काम करती है। जैसे कि फ्रांस में वहाँ पे स्टेट और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। स्टेट को कोई मतलब नहीं है कि रिलीजन में क्या चल रहा है, स्टेट को वहाँ पे कुछ भी होता रहे, स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे सबरीमाला जजमेंट आया था तो सॉरी, सबरीमाला जजमेंट में स्टेट ने एक तरीके से इंटरफेयर किया था और ये बताया था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था कि विमेन को टेम्पल में जाने का राइट होना चाहिए। तो ये नहीं है कि अगर हम सेक्युलर है तो स्टेट गलत बातों को प्रमोट करेगी। यहाँ पे आर्टिकल 25 से लेकर 28 में एक्सप्लिसिटली ये बात बोली गई है कि हमको जो है हमारे देश के हमारे लोगों की डिग्निटी को तो बचा के रखना होगा। अगर रिलीजन किसी भी तरीके से किसी भी बात को हैम्पर कर रहा है तो यहाँ पे स्टेट फैसला लेगी। आई होप मैंने इतनी डिटेल में आपको सेक्युलर वर्ड का मतलब एक्सप्लेन किया, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम सेक्युलर वर्ड से क्या समझते हैं। अब आ जाते हैं डेमोक्रेटिक।
देखिए डेमोक्रेसी तो एक ऐसा वर्ड है जो हम बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं। इंडिया फॉलोज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम वेयर द पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स एंड डिसीजंस आर मेड बाय मेजोरिटी रूल। एक चीज़ और है, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है ना वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है। हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो की जाती है। वहाँ पे क्या होता है, जैसे रेफरेंडम आ जाता है या प्लेबिसाइट आ जाता है, ये सभी फीचर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के होते हैं, जहाँ पे लोग खुद जाके जो है अपने लिए लॉज बनाने लग जाते हैं। बट हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे फॉलो हो रही है, हम अपने लिए एक लीडर को इलेक्ट करते हैं, एक एमएलए को, एक एमपी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो हमारे लिए लॉज बनाते हैं। हम खुद जाके लॉ नहीं बना रहे हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोला जा रहा है। अगर खुद जाके बनाते तो हम बोलते कि हम एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम यहाँ पे इनडायरेक्टली लॉज बना रहे हैं तो हम बोलते कि हम एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे बिहाफ पे हमने लीडर्स को अपॉइंट किया है। आप सभी की कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, एक लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, एक आपके स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, जहाँ से आप अपने लीडर्स को अपॉइंट करके भेजते हैं। अब आ जाता है रिपब्लिक। देखिए अब रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे हेड है, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे स्टेट के हेड है, वो इलेक्टेड है रैदर देन अ हेरिडिटरी मोनार्क। देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है रिपब्लिक और एक होता है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, जो आपके हेड होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो हेरिडिटरी सिस्टम होता है। जैसे कि ब्रिटेन में होता है, वहाँ की जो क्वीन थी, अब क्वीन की डेथ हो चुकी है, बट अब उनके जो सन है वो वहाँ पे लीड कर रहे हैं, ये हेरिडिटरी मोनार्क हो गया कि जो हेड है स्टेट का वो अब फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, इस तरीके से चलेगा। बट हमारे क्या होता है, जैसे अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो जो है कि इलेक्टेड हेड है हमारे स्टेट की। हमने हमने उनको इलेक्ट नहीं किया, बट जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो एमएलएज हैं, हमारे एमपीज हैं, वो प्रेसिडेंट को जाके इलेक्ट करते हैं। तो इलेक्शंस होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के सिलेक्शन के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि ये मतलब होता है रिपब्लिक वर्ड का, जहाँ पे हेड इलेक्टेड होता है। तो ठीक है, देखिए हमने पीछे के सारे ये जो 5 कीवर्ड्स थे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट वाले, ये हमने 5 कीवर्ड्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपनी आगे की स्लाइड की तरफ। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब देखिए हमने ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं आगे के 4 कीवर्ड्स। दैट इज हमारे प्रियम्बल में क्या गोल्स हमें बताए गए हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जस्टिस। जस्टिस इंश्योर होना चाहिए, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। देखिए जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बताया था तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो जो जस्टिस कीवर्ड है, ये जो है हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मैंने आपको सब सोर्सेस बताए थे कि हमने यूएस से क्या लिया, मैंने आपको जर्मनी से क्या लिया, जापान से क्या लिया, तो आप उस चैप्टर को जाके एक बार रिवाइज करिए, तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताई है चैप्टर नंबर 3 में। और जस्टिस भी 3 टाइप की होनी चाहिए। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होगा कि सभी सेक्शंस को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। फिर इकोनॉमिक जस्टिस, कि हम जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, ये एक इकोनॉमिक जस्टिस के लिए स्टेप हो जाता है कि सभी को जो है उनकी सैलरी के हिसाब से उनसे हम टैक्स लें। ये ना करें कि सबके ऊपर इक्वल टैक्स डाल दिया कि जो इंसान 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है वो भी उतना टैक्स दे रहा है, और जो इंसान महीने का 100 लाख 1 करोड़ कमा रहा है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है। ऐसा नहीं होता, हमारे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है कि वो टैक्स बढ़ते जाता है, आपकी सैलरी जितनी बढ़ेगी। फिर पॉलिटिकल जस्टिस से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ सबको इलेक्शंस में खड़े होने का राइट है। इसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं कि जो लोग जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, वो नहीं खड़े हो सकते, बट उसके अलावा हर कोई खड़ा हो सकता है। इसमें आपकी रेस, आपका कास्ट, आपके रिलीजन, आपका सेक्स, कोई भी चीज़ बीच में नहीं आ सकता कि हम इस बेसिस पे बोल दें कि हम आपको इलेक्शंस में खड़े नहीं होने देंगे, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं फॉर्म कर सकते। इन 3 बेसिस पे कोई हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। फिर आता है लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। हम अगले पे चलते हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए, इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, की सभी का स्टेटस बराबर हो एंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि हम सबकी जो स्टार्टिंग लाइन है ना वो सेम होनी चाहिए। हो सकता है फिनिश लाइन सबकी अलग अलग हो। फिनिश लाइन कैसे अलग होगी, देखिए जैसे अभी हम सभी आप सभी लोग जो है यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप आइए और आप यूपीएससी का पेपर दीजिए। सबके लिए इक्वल एज रखी गई, इक्वल
पेपर दिया जाता है। ये नहीं है कि किसी को कोई पेपर दिया जाएगा, किसी को कोई पेपर। अब बट हो सकता है इसमें से कुछ लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, कुछ लोग मेंस तक पहुंचेंगे, कुछ लोग इंटरव्यू तक कुछ लोग फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये लोग फिनिश लाइन तक पहुंच गए। ये नहीं है कि सब लोग एट द एंड सेम होंगे, बट हमें ये ज़रूर इंश्योर करना है कि सबने स्टार्ट सेम लाइन से किया हो। इसके लिए गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है कि हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएं सभी को, हम सबको इक्वल हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ दें, कि इसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं ताकि किसी को भी पैसों की वजह से नुकसान ना उठाना पड़े। एटलीस्ट स्टार्ट लाइन सबका सेम हो जाए। ये कीवर्ड मैंने आपको बता दिया। चलते हैं हम अपने अगले कीवर्ड की तरफ, दैट इज़ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि भाईचारा होना चाहिए सभी लोगों के बीच में, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कि हम आपस में एक बन के रहें। इससे क्या होगा कि जैसे हमारे देश में कम्युनलिज्म की कुछ कहीं कहीं पे कम्युनल आइडेंटिटीज़ बहुत स्ट्रांग दिखने को मिल जाती हैं, वो चीज़ें प्रमोट ना हो, रीजनलिज्म प्रमोट ना किया जाए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहे हमारी कंट्री के अंदर, सब लोग एक बन के रहें among all the citizens to uphold dignity of individuals। हमें इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को अपहोल्ड करना है, एंड फॉस्टर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये आप चारों ही कीवर्ड्स को याद रखिएगा। हमें ब्रदरहुड मेंटेन करना है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये इंटीग्रिटी वर्ड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया। आप इसके ऊपर स्पेशल फोकस दीजिए, क्योंकि डायरेक्टली पेपर में आपसे इस चीज़ को पूछा जा सकता है कि इंटीग्रिटी वर्ड जो है हमारे पास पहले से था कॉन्स्टिट्यूशन में या बाद में आया। तो देखिए इसी के साथ जो हमारा पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। मैंने ट्राई की कि मैं आपको एक एक कीवर्ड यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आप लोग मुझे आके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर पाऊँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आके मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको जो भी कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ठीक है गाइस, आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपसे मिलेंगे कल, जहाँ पे हम लेकर आएंगे आपके लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटी का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, 6th एडिशन का। तो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।